नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। अभी हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज और अब तक हम जान चुके हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं, ये सब हम जान चुके हैं। कल हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी देखे है ना, सेम वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर, कोप्लेनर, ये सब देखे। आज हम देखेंगे सम ऑफ वेक्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, एडिशन भी कहते हैं, सम भी कह सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हिंदी में से कहते हैं वेक्टरों का योग। देखो, इन्हें दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक है ट्रायंगुलर लॉ है, एक है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगुलर लॉ देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले नंबर 1, ट्रायंगुलर लॉ यानी त्रिभुज का नियम, वेक्टरों को जोड़ने का त्रिभुज का नियम। ये बहुत ही पॉपुलर नियम है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, और कोई वेक्टर बी है, ये। हमें इन दोनों को जोड़ना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि ट्रायंगल बनाएंगे। हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल मिल जाए। समझ रहे हैं आप? हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल बन जाए और ये दोनों मिलके उस ट्रायंगल की दो साइड बनाएंगे। तो रिजल्टेंट जो है वो तीसरी साइड बनाएगा और जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों वेक्टरों के सम के इक्वल होगा। देखो कैसे, मान लीजिए हमें a प्लस बी करना है, a प्लस बी करना है, तो कैसे करेंगे? हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? पहले वेक्टर a, सॉरी इस डायरेक्शन में b है ना, ये वाली डायरेक्शन तो b की है, तो ये वेक्टर b बनाएंगे। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे मिटाया है, गलत डायरेक्शन बना दी थी मैंने। तो ये डायरेक्शन b की है, वेक्टर b की डायरेक्शन ये है। अब इसके हेड से इसके टेल को जोड़ दो, किसकी टेल को? a की को। डायरेक्शन देखो वही है, ये a हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, वेक्टर b के हेड से वेक्टर a की टेल को जोड़ा है। ठीक है, हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें, बात एक ही होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी और वेक्टर फॉलोज द कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। ठीक है, वेक्टर के सम पे ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए b प्लस a कर लो चाहे a प्लस b कर लो। अब देखिए, हमने क्या बताया कि b के हेड से a की टेल को मिलाना है और इसके बाद क्या करना है, हमें रिजल्टेंट खींचना है। रिजल्टेंट हमेशा यहां से खींचा जाता है इसके हेड की तरफ। ये रिजल्टेंट है r, तो क्या हो गया, r इक्वल टू a प्लस बी, या b प्लस ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी लिखा है मैंने, आप b प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिजल्टेंट हो गया, ये जो है, देखो ये ट्रायंगल बन गया ना, इसलिए इसे कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें वेक्टर बी एक साइड पे है, वेक्टर ए दूसरी साइड पे है और तीसरी साइड पे रिजल्टेंट है। ठीक है, ये तो रहा एक ग्राफिकल मेथड। अगर आपको डायरेक्टली रिजल्टेंट निकालना हो और पेपरों में डायरेक्टली ही निकालने को आता है, ग्राफ से पूछेगा नहीं ना कि चित्र बनाइए, आप बहुत सुंदर सा चित्र बना दीजिए a प्लस बी का, ऐसा तो नहीं कहेगा ना, आपसे सीधे पूछ लेगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वेक्टर r के लिए, जो r है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये ज्यादा ऊपर हो गया है क्या, इसे पास कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये थीटा जो है वो कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, या कोई और है? मैंने आपको कल भी बताया था दो वेक्टरों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। दो वेक्टरों के बीच का एंगल उनकी डायरेक्शनों के बीच का एंगल होता है। तो इन दोनों डायरेक्शन में से पहले बढ़ाया जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा थीटा। ठीक है, तो ये वही थीटा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा
ठीक है, और r इक्वल टू, यानी r का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab cos थीटा। अच्छा, मान लीजिए r को जो है, r जो है उसका b के साथ क्या एंगल बनना है, एक नए एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। इसे मैं मिटा दूं, अगर उतारना है तो उतार लीजिए। अब देखिए, इसमें एक और फॉर्मूला एड अप हो जाएगा कि ये यहां पे वेक्टर a है और यहां वेक्टर b है, यहां वेक्टर r है, और a के साथ अल्फा कोण बना रहा है कौन, वेक्टर r। ये रिजल्टेंट है, ये b है, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा b sin थीटा, जो ऊपर है उसका साइन v sin थीटा अपॉन a प्लस v cos थीटा। ये आप याद रख लीजिए, ये दोनों ही फॉर्मूले आपके बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगुलर लॉ। अगर आप मान लीजिए डायरेक्शन अगर हम बदल भी देते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर a इस तरीके से है, वेक्टर a, और वेक्टर b इस तरीके से है। अब हमें सम करना है, कैसे करेंगे, वही पहले हम एक वेक्टर ले लेंगे, फिर इसके हेड से दूसरे की टेल को लगाएंगे। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, फिर क्या करना है, इसकी टेल से इसके हेड को, ये वेक्टर r हो जाएगा। सिंपल। अब भी देखो ट्रायंगल बन गया, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ट्रायंगुलर लॉ, त्रिभुज का नियम, यानी वेक्टरों को एडिशन करने के लिए त्रिभुज का नियम। दूसरा वाला लॉ देखते हैं, उतार लीजिए इसे। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, देखिए, सेकंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ। इसे कहते हैं चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें क्या करना होता है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये हमारे पास वेक्टर a है, तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना करें तो इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। मान लीजिए यहां से उठा के अगर मैं यहां ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। दिक्कत तब होगी जब हम इसकी डायरेक्शन को बदल देंगे। मानो हमने यहां घुमा दिया, तो अब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ इसी बात पे निर्भर करता है कि अगर वेक्टर a हमारे पास है, अगर हम इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज ना करें तो हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके एग्जांपल क्या कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ के। ये हमारे पास वेक्टर a था, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर b था। अब इसे हमें सम करना है पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके। तो देखो ये वेक्टर b है, इसे उठा के हम यहां लाते हैं। ठीक है, यानी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, हम इसे यहां लेके आएंगे, ये लो यहां आ गया। अभी यहां से तो हट चुका है, तो यहां तो रहा नहीं है। अब देखिए, अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि वेक्टर a और वेक्टर b को इस तरीके से लगाइए कि ये दोनों को इंसिडेंट हो जाए, यहां से को इंसिडेंट हो जाए, है ना, और इनको डैश डैश करके ऐसा आगे बढ़ाया जाए कि ये एक पैरेललोग्राम की शेप ले ले। तो बनाइए इसके पैरेललो, यहाँ पे a को बना रहे हैं, एक्चुअली वेक्टर a ही है, ये वेक्टर a हो गया। यहां से डॉट डॉट में वेक्टर b बनाएंगे, पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका जो डायगोनल है, ये गलत बन गया, इसका जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट होगा। समझ गए बात को। यदि हम वेक्टर a और वेक्टर b को लेके एक पैरेललोग्राम बना दें तो इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा।
ये रिजल्टेंट हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी। अच्छा मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, और रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ अल्फा था। समझ रहे हैं, यहां दो एंगल बन रहे हैं, पहला है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा, और दूसरा एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ अल्फा। सेम फॉर्मूले हैं जो हम ट्रायंगुलर लॉ में इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल सेम फॉर्मूले इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, ठीक है। और फिर हमने दूसरा इस्तेमाल किया था टेन अल्फा। टेन अल्फा कौन सा है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर का एंगल किसके साथ, ए के साथ, अल्फा वही था ना, तो टेन अल्फा क्या हो गया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया टेन अल्फा, ये हो गया वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये वो तरीके हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और जल्दी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन अगर और भी जल्दी सॉल्व करना है तो इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो ट्रिक्स क्या हैं। अगर आपने रट लेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत सुपर इजी हो जाएगा। देखिए यहां लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है, देखिए अब क्या होगा कि ये थीटा बार बार बदलेगा ना। अरे जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल 60 होता है। भाई मान लीजिए ये ए होता, ये बी होता, ये रिजल्टेंट आर होता, तो ए और बी के बीच का एंगल 60, तो यहाँ पे 60 रखना पड़ता, आपको तब सॉल्व करना पड़ता। कभी 0 भी हो सकता है, कभी 60 होगा, कभी 80 होगा, कभी 180 होगा, कभी 120 होगा। तो जो बार बार जो थीटा है, जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, उनके रिजल्टेंट को आप याद कर लो, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो क्या है वो, देखो सबसे पहले है थीटा इक्वल टू 60। इसमें एक चीज और याद रखो, मान लीजिए ए दे रखा है, ए बराबर पी है और बी बराबर भी पी है। यदि ये दोनों बराबर हो जाएं, ए भी पी हो जाता है, बी भी पी हो जाता है, वेक्टर ए पी है और वेक्टर बी भी पी है, तब थीटा हो जाए कितना, 60, तो आपका आर निकल के आता है √3p। थीटा हो जाए 90, तो आपका आर निकल के आता है √2p, ठीक है। थीटा हो जाता है आपका 120, तो आपका आर हो जाता है केवल p, और थीटा हो जाता है 180, तो आपका आर हो जाएगा 0। समझ रहे हैं। इसमें एक और चीज रह गई है 0 वाली, उसे मैं चलो यहीं लिख दूं या ऊपर यहां लिख देता हूं। थीटा अगर इक्वल टू 0 है तो आपका आर जो है वो 2p हो जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, थीटा इक्वल टू 0 यहां रख दो, cos 0 1, cos 0 1 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बना a प्लस बी, और हम क्या जान रहे हैं यहाँ पे a भी p है और b भी p है, यानी p प्लस p 2p आ गया। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने की, इस सबका सीधे सीधे अगर हम याद कर लें कि थीटा इक्वल टू 0 है तो r इक्वल टू 2p होता है, इतना आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। वेक्टर का ये वाला क्वेश्चन सब में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मान लीजिए यहाँ पे हम चार्ज रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन बन गया है ना, तो ये इसमें भी इस्तेमाल होगा। अब चार्ज हटा के यहाँ पे मास रख दो, तो क्या क्वेश्चन बन गया, ये बन गया ग्रेविटेशनल फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड बन गया, यहाँ पे से ये हटा दो तो ये वाला क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करेगा, हर जगह आएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आता है, ये ग्रेविटेशनल में भी है, चार्ज में भी है, जहां जहां वेक्टर वाली क्वांटिटीज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, मैग्नेटिक फील्ड में भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। तो पूरी सेकंड बुक में तो है ही है, फर्स्ट बुक में भी मैकेनिक्स में काफी जगह इस्तेमाल होगा। तो याद कर लो, इसे रट लो
थीटा इक्वल टू 0 पे r इक्वल टू 2p, थीटा इक्वल टू 60 पे √3p, थीटा इक्वल टू 90 पे √2p, थीटा इक्वल टू 180 पे 0 और 0 पे 2p। ठीक है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो ये फॉर्मूले इतने इजी हो जाएंगे आपके लिए कि आप फटाक से अपना जो है कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। पैरेललोग्राम लॉ हमने समझा और हमने समझा ट्रायंगुलर लॉ। ये था वेक्टर का एडिशन। अब देखते हैं वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो बहुत इजी है। इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, उतार लिया हो तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो बहुत इजी है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास, यहां लिखता हूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टरों का घटाना। इन्हें कैसे घटाया जाता है, देखिए वेक्टर ए है कोई आपके पास, ये वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, हमें करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या होगा, वेक्टर ए तो ये था ही, इसलिए यही रहने दीजिए। बी को माइनस बी करना है। जब भी वेक्टर को माइनस किया जाता है इसका मतलब 180 डिग्री से उसे रोटेट किया जाता है। रोटेट कर दीजिए 180 डिग्री से, तो यानी इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। ये हो गया माइनस बी। ठीक है, तो फिर वही ट्रायंगुलर लॉ लगाइए। ए का हेड दूसरे की पूंछ से मिल गया और ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ए इक्वल टू ए माइनस बी। समझ में आ रही है बात। तो ये यहां पे सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर है एडिशन के, बस आपको जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले में बस माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और tan अल्फा में b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। समझ गए, बिल्कुल इजी है। यहां पे कुछ नहीं करना है, बस उस वाले वेक्टर को रोटेट कर देना है। अच्छा, यहां पे क्या है, वहां पे एक चीज और थी कि a प्लस बी इक्वल टू किसके था, b प्लस a के। क्या ये भी पॉसिबल है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस a? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्शन को बदलते हैं। अगर हम यहां पे पहले वाले केस में b की डायरेक्शन को बदलना है, इस वाले केस में किसकी डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, माइनस a हो रहा है, a की डायरेक्शन को। तो आप क्या देखेंगे, इसी वाले सवाल में देख लेते हैं। ये था a माइनस बी, पहला वाला केस है a माइनस बी के लिए। अब हमें दूसरा वाला केस करना है b माइनस a के लिए। क्या करेंगे हम, पहले b की डायरेक्शन लिखेंगे। b की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ कर लो। b, a की डायरेक्शन किधर है, इधर। माइनस a करना है तो इधर जाएगा और पूंछ मिलानी है, तो ये हो गई माइनस a। ठीक है, अब रिजल्टेंट किस तरफ हो गया, इस तरफ। उस वाले सवाल में रिजल्टेंट किस तरफ था, इस तरफ। इस वाले में कहां आ रहा रिजल्टेंट, ऊपर की तरफ, यानी r इक्वल टू b माइनस a। देख लीजिए, दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये थी और इसमें ये है। समझ गए आप बात को। यानी अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो होगी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होती है, यानी a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा वेक्टरों को जोड़ना और वेक्टरों को घटाना। जोड़ने में हमने देखा ट्रायंगुलर लॉ को और पैरेललोग्राम लॉ को, उनके फॉर्मूले देखे।
फॉर्मूले बिल्कुल इजी थे। r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। फिर हमने उसकी ट्रिक्स भी जानी, यदि a इज गिवन इक्वल टू p, b इज ऑल्सो p, देन इफ थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा अगर 0 है तो जो r आएगा वो निकल के आएगा 2p, थीटा इक्वल टू 60 रूट 3p, थीटा इक्वल टू 90 रूट 2p, थीटा इक्वल टू 120, r इक्वल टू p, थीटा इक्वल टू 180, r इक्वल टू 0। ये ट्रिक्स थी। और उसके बाद हमें जाना वेक्टरों को घटाना, वो बिल्कुल सिमिलर था वेक्टरों को जोड़ने की तरह। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम आपको इनके एग्जाम्पल्स बताएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए। वो एग्जाम्पल अगर आपने कर लिए तो आप वेक्टर को अच्छे से समझ भी जाएंगे और वो आगे भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं तरुण उपाध्याय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी हेल्प करता रहूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।